से जब ऋण लिया गया था, हमने इस पर चर्चा भी करी थी। तो जब जागेश्वर मंदिर का जो ऋण जब चुकाया गया था, तो किस किस माध्यम से चुकाया गया था? सर 8 गांव दान में दिए गए थे मंदिर को, जागेश्वर मंदिर को। हम्म। ये 8 मंदिर जब दान पे दिए गए थे, तो क्या किया गया था? जागेश्वर का जो मंदिर था उसका कर या कहें कर्जा यहाँ पर उतार दिया था। हमने आपसे ये भी कहा कि जो दीप चंद था ये उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था। और हमने ये भी चर्चा करी थी कल आपसे कि इसके समय में राज्य किस दौर से गुजर रहा था? सर शुरू में तो बुरे दौर से था, लेकिन बाद में काफी तरक्की हुई, क्योंकि इसने जो जमीन का टैक्स था सबसे कम कर दिया था। 6 माह हिस्सा, मतलब पूरी हाँ। फसल में से एक 6 माह हिस्सा लेते थे। और राज्य व्यवस्था अच्छे से वो चल रही थी, देखिए ये तो खुशहाली वापिस बिल्कुल आ रही सही, थी। बिल्कुल बहुत बढ़िया। देखिए एक क्वेश्चन बनेगा कि चंद्रवंश का वह कौन सा शासक था जिसने भू राजस्व दर में जो उत्पादन उत्पादन का छठवां भाग लिया, छठवां भाग कर के तौर पर लिया, वो कौन सा शासक था? दीपचंद। तो ये बहुत ही ज्यादा मार्मिक प्रश्न है। सर हाँ हाँ, दीपचंद। बिल्कुल सही कह रही हो आप। ये इस प्रश्न को जो मैंने अंडरलाइन किया है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। जैसे कि अभी आपने इस चीज का भी जिक्र किया कि जागेश्वर का जो ऋण चुकाने के लिए 8 मंदिरों को क्या किया था, कहीं ना कहीं 8 मंदिरों को ये दान में जो चीजें थी वो दान देकर क्या कर रहा था, आपके जागेश्वर के मंदिर को ये उसका जो कर था या दान था उसको कहीं ना कहीं छुटाया। और इससे इसके काल में कहीं ऐसे रिकॉर्ड, ये बताइए वह कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में रिकॉर्ड भूमि दान हुआ? दीपचंद। दीपचंद के समय में ही सबसे ज्यादा भूमि दान किया गया। और भूमि जो दान हुई थी साराधि रूप में किसको दान की गई थी उस टाइम पे? जागेश्वर मंदिर को, यस। ब्राह्मणों को। 11 ब्राह्मण थे और जागेश्वर मंदिर को 8 गांव कर बिल्कुल दिए गए सही थे। कि यहाँ पर अगर देखोगे तो ब्राह्मण समाज को या ब्राह्मण जाति को सर्वाधिक रूप में क्या कर दिया गया था, भूमि दान यहाँ पर कर दिया गया। अब यहाँ पर हमने ये भी कहा था कि जो एडकिंसन महोदय हैं उनके अनुसार अगर हम देखें तो वो कहते हैं कि जो ये राजा था, राजा पुरोहित प्रभाव के कारण ही हुआ। क्योंकि ये जो राजा था पुरोहितों के प्रभाव के कारण ये तमाम चीज़ें हुई कि क्योंकि आपको ये अगर मैं बता दूं, कोई भी व्यक्ति विशेष अगर कोई अपनी जाति का अगर किसी शीर्ष नेतृत्व में बैठा है तो उसकी ये भरपूर कोशिश रहती है कि मेरी जाति के अधिक से अधिक लोग उस के अंतर्गत आए, उनको ज़्यादा लाभान्वित हों। होता है नहीं होता है? तो इसी तरीके से ये हुआ। अब यहाँ पर हमने जैसे कहा कि जो शिवदेव जोशी की ईमानदारी और निष्पक्षता से प्रशासन ये चलाया और अयोग्य होने के कारण भी उसने अपने पुत्र, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो शिवदेव जोशी का पुत्र का नाम क्या है और उसके भतीजे का नाम क्या था? हमने कल इस पर डिस्कस किया था, क्योंकि मैं थोड़ा सा पीछे चल रहा हूँ, बताइए। जय किशन और हरिराम जोशी। जय किशन इसका सॉरी बेटा था, और हरिराम जोशी इसका भतीजा था। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर ये देख लिया आपने। और इनको जो महत्वपूर्ण जो पद थे, क्योंकि ये दोनों अयोग्य थे तो इनको उच्च पदों में बैठाना कोई तुक नहीं बनता था, तो इसीलिए इनको हटा दिया था। अधिकतर जो भूमि दान किया गया था वो केवल मंदिरों को किया गया था। हमने यहाँ पर जैसे आपने अभी अवगत कराया कि 11 मंदिरों को यहाँ पर भूमि दान मिला, 11 मंदिरों को भूमि दान यहाँ पर दिया गया। ठीक है, 11 ब्राह्मणों को। और इसमें अगर हम देखें जो एडकिंसन महोदय था, उन्होंने जो मत थे वो मत का कहीं ना कहीं समर्थन करते हैं। अगर आप इतिहास के दृष्टिकोण से देखोगे ऐसे बहुत ढेर सारे ऐसे हमारे इतिहासकार मिलेंगे जो एटकिंसन महोदय का कहीं ना कहीं समर्थन करते हैं कि यार हाँ, कि एटकिंसन महोदय कहीं ना कहीं अपने जगह पर सत्यता पर हैं, अपनी बातों को कहीं ना कहीं सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो सही तरीके से चीज़ों को रख रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें उनके द्वारा ये कही गई थी। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कहते हैं कि भैया जो शिवदेव जोशी था बहुत ज़्यादा ईमान व्यक्ति था, निष्पक्ष था, धार्मिक प्रवृत्ति का ये व्यक्ति था, प्रशासन चलाने में बहुत ज़्यादा योग्य था, विश्वसनीय लोगों को वो नियुक्त करता था। और जैसे में हरिराम की अयोग्यता के कारण, हरिराम कौन था? व्हाट डू हरिराम? हरिराम इजे, सर हरिराम इसका भतीजा था। हाँ हरिराम, शिवदेव जोशी का बिल्कुल सही भतीजा कहा था। आपने। ठीक है। देखिए
यहाँ पर जितने भी व्यक्ति विशेष जुड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक चीज़ आपको पूर्व में कहा गया, गाय चरती है अपने लिए, बछड़ा चरता है अपने लिए। यहाँ पर इंदु जी आप बताते चलिए, कोई बताए ना बताए उससे कोई मतलब नहीं है, आप अपना प्रिपरेशन करिए, क्योंकि आपको अपनी सीट निकालनी है, और निकाले ना निकाले तो हर किसी को अपना ये चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर निरपक्ष ये था, और क्या हमने कहा, धार्मिक प्रवृत्ति का भी व्यक्ति था, ये तमाम चीज़ें था, विश्वसनीय था, समाज सुधारक के तौर पे प्रशासन को जिसने इसने सही दिशा दी, और हरिराम ही अयोग्य होने के कारण अपने पुत्र या भतीजे को इसने क्या करा, इसको हटा दिया। और इसी कारण हमने ये कहा था एक शिरोमणि दास को नियुक्त किया गया। किसके द्वारा शिरोमणि दास को नियुक्त किया गया था? कौन सा वो शख्स था जिसने शिवदेव शिवदेव जोशी ने जोशी। ही ये शिरोमणि दास को नियुक्त किया। और सीमाओं की, हाँ, शिरोमणि दास। सीमाओं की जो सुरक्षा की दृष्टि से जो शिरोमणि दास को कहाँ भेजा? शिरोमणि दास, सर जो काली इस मतलब जी सर, जी सर, जो काशीपुर और रुद्रपुर के किले थे वहां के लिए उसको भेज दिया बिल्कुल। था। वहां पे सैन्य संख्या की वृद्धि की थी ना, तो वहीं पे भेजा। हम क्या करते हैं, आप लोग ये देखिएगा कि बच्चा, हम जितने भी पेरेंट्स होते हैं, इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से समझेंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं, मेरा समझाना ना समझाना आप लोग ये कहोगे छोटी चीज़ें होती हैं, मगर हम कुछ चीज़ें होती हैं ना कि हमें कभी परीक्षा हॉल में हम पेपर देते समय हमें वो याद आ जाती है। जैसे कि हम अगर मान लीजिए किसी स्कूल का बेहतर प्रदर्शन, अगर मान लीजिए कोई प्रधानाध्यापक है, जैसे हम बागेश्वर, बागेश्वर का एक उदाहरण लेते हैं। बागेश्वर जनपद में एक प्राथमिक विद्यालय है, जहाँ पर आज की तिथि में क्या है, एडमिशन मिलना बड़ा ही बड़ी बात है। जैसे कि आपके जैसे नैनीताल के सेठवुड जैसे स्कूल, जैसे दून जैसे स्कूल हैं, जैसे घोड़ाखाल स्कूलों में भी क्या होता है, एडमिशन मिलना बड़ा मुश्किल की बात होती है। तो उसी प्रकार से एक प्राथमिक विद्यालय है बागेश्वर में, कपकोट में, तो वहाँ पर भी बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता है, और एडमिशन के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी रहती है। देहरादून से बच्चे पढ़ने के लिए, महानगरों से पढ़ने के लिए बच्चे कपकोट और एक प्राथमिक विद्यालय में जाते हैं। तो प्राथमिक विद्यालय में क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं, उनके द्वारा इतना शानदार कार्य किया गया, या कहें इतना शानदार उनके द्वारा जो एजुकेशन को इतने शानदार तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया कि वहाँ के जो बच्चे हैं, जितने भी बच्चे वहाँ से घोड़ाखाल सैनिक स्कूल के जितने भी बच्चे वहाँ से फॉर्म फिलअप करते हैं, तो उनमें से ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होता है कि जो बच्चा वहाँ से ना निकले। पिछले दफे 40 बच्चे थे परीक्षा देने वाले, 40 के 40 बच्चों ने घोड़ाखाल में अपना स्थान बनाया। वहाँ पर आपके बड़े बड़े जो विधायक हैं, विधायकों के, सांसदों के, और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन के बच्चे वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं, और तब तक उनको भी तक वो क्या मिलते हैं, वहाँ सीट नहीं मिल पाती। तो ये क्या है, वहाँ का जो प्रिंसिपल है, उन्होंने शिक्षा के दायरे को इतना शानदार किया है कि वहाँ के जो टीचर हैं संडे को आकर वो पढ़ाते हैं। और क्या होता है, जब कोई प्रिंसिपल होता है, जब उसके कार्यों को शानदार तरीके से अगर संचालित करता है, तो विद्यालय अपने आप में चमकना शुरू हो जाता है। तो उसी प्रकार से ये इतनी ज़्यादा मैंने कहानी इसलिए सुनाई, क्योंकि शिरोमणि दास में भी वही गुण थे। जिस प्रकार से मैंने कहा कि जो प्रधानाध्यापक कपकोट के थे, उन पे भी वही गुण थे कि विद्यालय को आज क्या कर दिया, शीर्ष नेतृत्व में पहुंचा दिया। जो बड़े बड़े स्कूल नहीं कर पाए, जो प्राइवेट बड़े बड़े स्कूल नहीं कर पाए, वो जो है प्राथमिक विद्यालय, जहाँ संसाधनों की कमी होने के कारण भी उस विद्यालय से हर साल क्या होते हैं, घोड़ाखाल में जितने भी बच्चे फॉर्म भरते हैं, सारे बच्चे निकलते हैं। तो सोच लीजिए वहाँ के टीचर कितने डेडिकेशन के साथ उन बच्चों को पढ़ाते होंगे। तो उसी प्रकार से शिरोमणि दास जी ने भी क्या करा, जो रुद्रपुर और के किलों और शांति काशीपुर के किलों में इन्होंने सैन्य संख्या में वृद्धि इनके द्वारा की गई। तो किस तरीके से वृद्धि की जाती, किस तरीके से जवानों को नियुक्त किया जाता है, तो इनको भली भांति आता था। तो इन्होंने ये तीमान किए। इन्होंने, जैसे हमने कहा कि उसने जम्मू कश्मीर की बात करें, या नगरकोट के गुलेर की बात करें, या फिर बिजनौर, यहाँ पे जो जीवन को यापन करने के लिए जो लोग आते थे, उनको तराई भाबर के सेना में इन्होंने स्थायी तौर पे क्या किया, उनको भर्ती करा दिया। जो जैसे कि अगर हम आज की तिथि में बात करें, उत्तराखंड में अलग अलग राज्यों से अपने आजीविका के लिए क्या करते हैं, लोग यहाँ पर काम के लिए आते हैं। जैसे अगर हम नेपाल की बात करें, बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश, अन्य राज्यों से जब उत्तराखंड में लोग कार्य करने के लिए आते हैं, तो इन्होंने क्या करा,
उनको यूटिलाइज किया। उन्होंने कहा कि भैया इनको हम आपको क्या है, जो जीवन यापन करने के लिए आ रहे हैं तो इनको हम अच्छी सैलरी भी देंगे, आप हमारे सेना में भर्ती हो जाए। तो हर कोई इसमें भर्ती हो, तो इसलिए इनकी सेना में वृद्धि हुई। और दीप चंद्र की हमने कल यहाँ से हमारा प्रारंभ होना था, इतना मैंने इसलिए बताया कि जो बच्चे नए हैं उनको थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। तो दीप चंद के काल में अगर हम बात करें तो दिल्ली दरबार, जिसमें दिल्ली दरबार में कौन सा उसमें शासक बैठा हुआ था, बता सकते हैं मेरे को कोई? कौन सा मुगल सम्राट था? सर शाह रंगीला। रंगीला। रंगीला जी क्या थे, आपके दिल्ली दरबार में बैठे थे और दिल्ली से पालम तक सिमट कर रह गया था उस टाइम। और देश में एक नई चेतना का जागरण हुआ। जो चेतना था हिंदू राष्ट्रवाद और मुस्लिम राष्ट्रवाद के मध्य कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति बन गई थी। हिंदू और मुस्लिम क्या थे, संघर्ष रहित थे, क्योंकि मुगलों का यहाँ पर वर्चस्व था। तो इसका परिणाम स्वरूप अगर हम देखें तो थोड़ा चीज़ें, कुछ चीज़ें हमें नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। हम ये उस तरफ भी बढ़ रहे हैं जिस तरफ से हम थोड़ा सा गोरखाओं का आगमन किस प्रकार से उत्तराखंड में हो रहा है, हम उस तरफ भी क्या हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अग्रसर हो रहे हैं। तो इस चीज़ को मनन करिएगा। ये नहीं कि सिर्फ हम चंद्रवंश के पतन के बारे में तो चर्चा कर रहे हैं। चर्चा कहाँ तक ये जाएगी? ये जाएगी सीधे आपके गोरखा शासन का आगमन, किस प्रकार से गोरखाओं ने उत्तराखंड में शासन किया, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो जिस प्रकार से 1771 में जब पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था, क्वेश्चन पूछा जाएगा पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि 1771 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अगर हम देखें, जो मुगल सम्राट था या मुगल बादशाह ने क्या करा था, जो मुगल बादशाह ने उस टाइम पे रंगीला जी जो थे, उन्होंने दीपचंद्र को अपनी सैन्य टुकड़ी ये मराठाओं के विरुद्ध भेजने को कहा कि भैया, क्योंकि बहुत क्या करता है मदद ये रंगीला जी ने करी थी, दीपचंद्र के पिताजी की भी बहुत मदद करी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मुगलों के ही कहीं ना कहीं आशीर्वाद के कारण या कहीं उनके ही का या कहीं टुकड़ों में ये जितने भी उत्तर भारत या कहीं भारत में जितने भी हिंदू राज्य जो अपना शासन कर रहे थे, कहीं ना कहीं मुगलों की दया पर ही या कहीं उनकी ही कृपा पर ये स्वतंत्र तौर पर राज्य कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको बैक सपोर्ट तो ये दे ही रहे थे। कहीं ना कहीं ये लोग क्या करते बार बार, चाहे हमने अभी देखा अपने, चाहे वो परवार वंश की अगर बात करें या फिर हम कत्यूरी वंश की बात करें या फिर हम कहें जंत वंश की, तो हर किसी ने दिल्ली दरबार में जाकर कहीं ना कहीं उनको खुश करने की कोशिश करी नहीं करी? बताइए। जी कभी सर। कोई कभी जी कोई सर। खाल जी ले सर। गया, कभी कोई हिरन ले गया, कोई कभी बाघ की खाल ले गया, कभी कोई याग ले गया, कभी हिरणों का झुंड ले गया, कभी कुछ ले गया, कभी कुछ ले गया। अलग अलग बेशकीमती चीज़ें इनको भेंट स्वरूप दिए, तो कहीं ना कहीं उनसे प्रसन्न होकर ये क्या करते थे, इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट किया करते थे। अब बात आती है, जब जो मुगल बादशाह रंगीला जी थे, उन्होंने कहा कि दीपचंद्र से कि भैया आप अपनी सेना को क्या करें, अपनी सेना की टुकड़ी को मराठाओं के विरुद्ध ही क्या भेजने को कहा। और शिवदेव जोशी ने क्या करा, कुमाऊं में जितने भी 4000 सैनिकों को क्या बीरबल नेगी के नेतृत्व में पानीपत के युद्ध में भेजा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शिवदेव जोशी ने 4000 कुमाऊं सैनिकों की टुकड़ी का नेतृत्व किस व्यक्ति के हाथों में सौंपा था? किस व्यक्ति के हाथों में सौंपा था? बीरबल नेगी। बीरबल नेगी के बीरबल नेतृत्व में ये नेगी। भेजा था, इसके हाथों में सौंपा था। देखिए यहाँ पर बहुत से ऐसे बच्चे भी होंगे जो अभी सिर्फ यहाँ पर एक आगुंतक के तौर पर होंगे। जो आगुंतक के तौर पे हैं, मैं कृपया उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आ चुके हो, अब आप जा भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो सैनिक जो था बीरबल नेगी के हाथों में ये नेतृत्व सौंपा। और पानीपत की जो कि युद्ध की तरफ, पानीपत का तीसरी युद्ध कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था? 1761 1761। बिल्कुल सही। तो 1761 में क्या हुआ था, ये युद्ध हुआ था। और इसमें किसने रिक्वेस्ट करी थी, किससे रिक्वेस्ट करी थी कि भाई 4000 सैनिकों के जो 4000 सैनिकों की जो टुकड़ी भेजी गई थी, ये जो 4000 सैनिकों की जो कुमाऊं से जो भेजी गई, तो किसके विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे थे? मराठों के विरुद्ध लड़ रहे थे, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जब ये सेना भेजी तो अपने पड़ोसी रियासत के कुनबे की रक्षा के लिए उसने अपने पुत्र हर्षदेव जोशी को क्या कहा, नजीबाबाद भेजा, क्योंकि वहाँ पर कौन था,
नजीब उल दौला पानीपत के मैदान में व्यस्त था। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब पड़ोसी रियासतों के मतलब उसके बगल वाला जो राज्य था उसके साथ जब उस कुनबे की रक्षा के लिए क्या करा, अपने पुत्र जो हर्षदेव जोशी को नजीबाबाद भेजा। क्वेश्चन पूछा जाएगा किसने नजीबाबाद भेजा अपने पुत्र हर्षदेव जोशी को? शिवदेव बिल्कुल सही है। जोशी ने। और इसका देव पहला जोशी ने। पुत्र कौन था? सर इसका पहला बेटा था जय किशन, ठीक है। जिसको हटा दिया था क्यों हटाया इसने, था? क्योंकि वो अयोग्य था। और एक मुझे आई थिंक मुझे याद आ रहा है कोई भतीजा भी था, भतीजा पता नहीं क्या था वो, भतीजा क्यों हटाया? भतीजा भी क्या था, नालायक था क्या था? हरिराम जोशी। यस। हरिराम जोशी, ठीक है। हरिराम जोशी। तो हरिराम जोशी था वो। तो मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि किस किस को याद है, तो मैं क्वेश्चन घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ एक ही बच्ची का आंसर आ रहा है। ठीक है। तो पानीपत के मैदान में कुमाऊं सेना को स्वयं रोहिला सरदार कौन था उस टाइम में? रोहिला सरदार हाफिज रहमत के अधीन ये रखे। रहमत। अब क्वेश्चन पूछेगा कि भैया जो पानीपत के मैदान में जो कुमाऊनी सेना को स्वयं किसके अधीन रखा गया था, किस सरदार के अधीन रखा गया था? सर हाफिज हाँ, रहमत। तो ये रखे जाने के पर क्या हुआ, अपमानित महसूस करने लगी थी। कौन अपमानित महसूस कर रही थी? कौन अपमान हो रहा था? अपमानित कौन हो रहा था? सर कुमाऊनी यस सेना यस यस। अपमानित हो रही थी, क्योंकि कितनी बार तो रोहिलों ने लूटा है कई बार इनको। युद्ध हुआ, कहीं इनके थपेड़े लगे थे इन पे, तो कहीं ना कहीं इन पे 36 का आंकड़ा इनके बीच था। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं अपमान महसूस करने लगा और साथ ही युद्ध में उन्होंने अपना शौर्य का प्रदर्शन करा। किसने अपने शौर्य का प्रदर्शन करा? कुमाऊनी सेना ने। कुमाऊनी सेना सेना ने ने। करा। बिल्कुल सही। अब यहाँ पर देखिए, शिवदेव राज्य के बेहतर चला रहा था, किंतु मेहरा और फरतियाल स्वयं को क्या कहते हैं, निम्न महसूस कर रहे थे। अब यहाँ पर आपने एक चीज देखा होगा, क्योंकि जब कल्याण चंद्र जब गद्दी पर था तो उसी समय शिवदेव जोशी को राज्यपाल नियुक्त करा, फिर उसके पुत्र के तौर पे उसको साथ उसका संरक्षण प्रदान करा, उसके ही हाथों से पूरा ये सारी चीज़ें चली थी। तो यहाँ पर आपने देखा था जो मेहरा और फरतियाल थे, इनकी स्थिति पूर्व में क्या थी, किस तरीके से इन्होंने चीज़ें करी थी। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को ये सोचे थे, यार हम तो ठगे जा रहे हैं, हम अपने आप को, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है साला, हम तो अजीब टाइप के हो गए, यही शासन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं राज्य के अंदर भी कहीं ना कहीं असंतोष कहीं ना कहीं जन्म ले रहा था। ये सोच के चलिए कहीं ना कहीं ज्वालामुखी अंदर ही अंदर क्या है, धधक रहा था। तो कहीं अपने प्रशासन, ये अपने आप को प्रशासन से ऊपर उठाने के लिए उन्होंने एक युवक अमर सिंह रौतेला को गद्दी के दावेदार के रूप में पेश किया। क्वेश्चन क्वेश्चन बन रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने पूछा जाएगा कि अमर सिंह रौतेला को गद्दी के दावेदार के रूप में किस व्यक्ति द्वारा पेश किया गया? महारा और ठीक है। फरत्याल। मेहरा और फरत्याल द्वारा शिवदेव जोशी के विरुद्ध किसको गद्दी के लिए दावेदार प्रस्तुत करी थी? अमर सिंह अमर सिंह रौतेला। रौतेला का। अमर तो सिंह अमर सिंह रौतेला सर। रौतेला को लाने का क्या कारण था, बता सकते हैं? जी सर, क्योंकि महारा और फरत्याल ना अपने आप को काफी नीचा महसूस कर रहे थे, क्योंकि राज्य में उनकी, जैसे हमने शुरू से ही पढ़ा था, जब सोमचंद आया था सब बहुत ज्यादा इनको सम्मान दिया गया था महारा और फरत्याल को, और लेकिन अब इनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, तो उनको बहुत मतलब असंतोष हो गया था राज दरबार में। तो इसको हटाने के लिए, मतलब शिवदेव जोशी का कम करने के लिए, उन्होंने अमर सिंह रौतेला को ढूंढ लिया ताकि उसको गद्दी का दावेदार पेश बिल्कुल किया। सही। ये सही कह रही हैं आप, क्योंकि आप इस चीज़ को बहुत गहराई से पढ़ रही हैं, तब जाके आपको ये इतनी चीज़ें याद हैं। ठीक है। तो आप ये देखिए कि जो युवक था अमर सिंह रौतेला को गद्दी का दावेदार के रूप में पेश करा, और फरतियाल
फर्त्यालु ने क्या करा, शिवदेव के पुत्र पर क्या करा, आक्रमणीयता को उठाकर मेहरा वर्ग को समर्थन किया। अब देखिए, इसका जो पुत्र था, शिवदेव जोशी के जो पुत्र की आक्रमणीयता को उठाकर मेहरा वर्ग को समर्थन दिया। यहाँ तक तो यहाँ यहाँ तक कि उन्होंने जो गढ़ नरेश था, उस समय गढ़ नरेश कौन था, बता सकते हैं? प्रदीप शाह सर। प्रदीप शाह से पहले कौन था? सर फतेह शाह। एक मुझे अभी याद आ रहा है बेटा, तुम्हारे फतेह शाह कहने में, कौन सा वो कुमाऊं का हुआ कौन सा शासक था जिसने फतेह शाह नाम एक चोटी को स्थापित किया, उसको विजय फतह के तौर पर उन्होंने माना, कौन था वो? सर देवी चंद, देवी चंद। ठीक है, तो सही है। तो देवी चंद था वो जिसने क्या करा था, ये फतेहपुर नाम का एक उत्सव भी लगता है, तो उस नाम की पहाड़ी अपने आप को संतुष्टि दिलाने के लिए वो तमाम किया था, हमने वो पीछे पढ़ लिया था। यहाँ पर अगर हम देखें, जो उस समय गण नरेश था, तो यहाँ पर जो शिवदेव जोशी का पुत्र का जब समर्थन प्राप्त हुआ, तो यहाँ तक उन्होंने क्या करा, जो गढ़वाल का जो नरेश था, तो वहाँ पर उनको आक्रमण का न्योता भी दिया, उनको आक्रमण करने का भी यहाँ पर न्योता दिया। और यद्यपि अगर देखें, प्रदीप शाह ने इसे यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि दीपचंद के पिता उसके क्या थे, भक्त संबंध थे, उनके कहीं ना कहीं आंतरिक उनके संबंध रहे। अब देखिए, अगर देखिए, जो शिवदेव जोशी का जो पुत्र था, उसकी आक्रमणता से कि क्या हुआ, मेहरा वर्ग ने उसका समर्थन प्राप्त करा और गढ़ नरेश को कहीं ना कहीं आक्रमण के लिए न्योता दे दी, भैया हम अब आक्रमण करने वाले। तो आक्रमण करने के लिए उनको कहा कि भैया आप स्वागत है, आप यहाँ पर कुमाऊं पर आक्रमण कर सकते हैं, तो ये दिया। तो ये दीपचंद्र पर आक्रमण क्यों नहीं किया गया? इसलिए नहीं किया गया कि दीपचंद के पिता जो थे, कौन थे, कौन थे? कल्याण चंद कल्याण थे। चंद, कल्याण बिल्कुल, चंद कल्याण सर। चंद क्या थे, इनके बहुत अच्छे इनके संबंध थे, कल्याण चंद को ही तो इन्होंने, कल्याण चंद ने इनके उस टाइम पे शरण पे भी तो गए थे, तो कहीं जी सर, 3 लाख बिल्कुल रुपया भी सही। लिया था। तो उनके संबंध अच्छे थे, तो इस नाते दीपचंद्र पर उसका पूर्ण अधिकार था, है। उन्होंने कहा कि भैया जब मैंने उसको पूरा तरह, तो वो अगर मैं चाहूँ तो वो उनसे मांग लूँ, तो मेरा तो पूरा अधिकार है, क्योंकि उसको ही ये जागवा जो आज राजपाट जो देखने को मिला, कहीं ना कहीं मेरे ही बलबूते उसको मिला है, यही तो था ना। तो जी इस सर, नाते जी अगर हम सर। देखें, तो दीपचंद्र पर उसका क्या था, पूर्ण अधिकार था। और दीपचंद्र को गणराज्य की कुमाऊं राज्य का सर्वश्रेष्ठ जो श्रेष्ठता पसंद नहीं आई। अब देखिए, जो दीपचंद्र को क्या था, दीपचंद्र को जो गढ़ नरेश की कुमाऊं राज्य पर जो उसके जो उपकार थे, श्रेष्ठता पसंद नहीं आई, कहते हैं। पिता ने को तो आई, और कहीं ना कहीं भी होता है ना कि बच्चे कहते हैं यार हमें हमारा ईगो है, कि ये मेरे ईगो पे बात कर रहा है। तो इस तरीके से हुआ कि भैया कहता है कि ये पसंद नहीं आए, उसके फलस्वरूप टामा दौड़ नामक स्थान पर युद्ध हुआ। किसके, क्वेश्चन पूछा जाएगा, टंबा दौड़ नामक स्थान पर किन दो राजाओं के मध्य युद्ध हुआ? बताओ। दीपचंद और प्रदीप शाह। ठीक है, तो इसमें किसकी हार हुई? बताओ। सर प्रदीप शाह की हुई, गढ़ नरेश की, प्रदीप शाह। यहाँ पर जो लिखा है GPS जी नानी करके लिखा है 1947। कुछ ज़्यादा मज़े में नहीं आ रहे हैं कि जब मन आ रहा है तब यहाँ पर ज्वाइन हो रहे, जब आ रहा है हट जा रहे हो? मैं यहाँ से हटा दूंगा, ये तुम्हारे घर की बकौती नहीं चल रही, जब मन आ रहा है तब यहाँ पर जुड़ो। यहाँ पर देखिए कि जब दीपचंद्र को गण नरेश की कुमाऊं पर ये पसंद नहीं आया, कि उसका ये कहना कि भैया जो आपके प्रदीप शाह है, प्रदीप शाह का ये कहना कि भैया ऊंचे बोल थे, क्योंकि ऊंचे बोल तो वही रखेगा ना जिसने उस पर कृपा करी हो, जिसके बलबूते वो फल फूल रहा है वही होगा ना। अगर आज हमारे पिताजी हम पे ऊंचे स्वर से बोलेंगे, क्या हम भी उनको ऊंचे स्वर में उतर देंगे? नहीं, क्योंकि आज जिस स्थान पर हम पहुंचे, हमारे पिताजी के नहीं। बलबूते ही पहुंचे। तो ये चीजें इसको पसंद नहीं आई। तो टांबा दौड़ नाम स्थान पर आपके दीपचंद्र और गढ़ नरेश के बीच युद्ध हुआ।
इसमें क्या हुआ, गढ़ नरेश की हार हुई, परंतु इससे कुमाऊं में आंतरिक स्थिति बेअसर रही और असंतोष प्रबल होता गया। एक तरफ गढ़ नरेश को तो हरा दिया, मगर जहां पर चीजें सुधरनी थी ये और आंतरिक तौर पर ये बेअसर रहा, बहुत चीजें उलझनों भरी हो गया। क्योंकि मैंने पूर्व में ही कहा था कि कहीं ना कहीं जो फर्त्याल थे, मेहरा थे, कहीं ना कहीं अंदर क्या थे, अंदर खाने ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र रच रहे थे, कहीं ना कहीं वो ज्वालामुखी की तरफ से भभक रहे थे और कब फटेंगे, और ये तमाम चीजें ये हो रहा था इनके समय में, ये तमाम चीजें। अब देखिए, ये जो शिवदेव के प्रत्युत भतीजे जो थे, इसका जो भतीजा था हरिराम ने भी उसके विरुद्ध विद्रोह करना चाहा, किंतु रोहिला सरदार हाफिज के सहयोग से समझौता हो गया। अब देखिए, हम तो ये समझ रहे थे कि यार इसका जो भतीजा है वो तो अयोग्य है, इसीलिए इसने पद पे नहीं बैठाया। अगर दो पल के लिए सोच लीजिए, अगर ये इसके चाचा अगर इसको उच्च पदों पर बैठा देता, मुझे नहीं लगता कि ये इस तरीके से ये करता, क्योंकि सारे कुछ होने के बाद भी चाचा अगर उस बड़े पदों पे नहीं बैठा तो भतीजे के अंदर एक आक्रोश पैदा होगा। तो वही आक्रोश हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि शिवदेव जोशी का जो भतीजा था हरिराम ने कहीं ना कहीं उसके विरुद्ध कहीं ना कहीं विरोध करना यहाँ पर प्रारंभ किया, और वो करना भी चाहता था कि इसको उथल पुथल करूं, मगर क्या था, जो रोहिला जो सरदार था हाफिज के समझौता, इनके बीच सहयोग से क्या हो गया, समझौता हो गया। और इसके पश्चात क्या हुआ, दानिया जोशी ने शिवदेव जोशी को हटाने का षड्यंत्र रचा। क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शिवदेव जोशी को हटाने का षड्यंत्र किसके द्वारा रचा गया? तानिया जोशी। तानिया जोशी, ठीक है। और ये जो, परंतु क्या हुआ, जो ये षड्यंत्र का भेद पहले ही खुल गया, इसके कारण से इसे भी दबा दिया गया। अब दबा दिया गया का मतलब क्या हो गया, बता सकते हैं? सर उस षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने दिया गया, पहले ही सॉल्व आउट हो कहीं गया। पर ही आग लगने से पूर्व उसमें पानी फेर दिया, ठीक है ना। तो सही कह रही हैं आप, अपनी जॉब पे बिल्कुल सही है। अगर हम कहीं पर आग लग रही है तो आग लगने से पहले वहीं पर ही गीला कर दो, फिर जला, फिर तो आग तो जलेगी नहीं। तो यही चीज़ें इसके साथ हुआ है, तो कहीं ना कहीं तानिया जोशी का दमन कर दिया गया हो, तो ये भेद खुला। क्वेश्चन पूछा जाएगा कालांतर में कि शिवदेव जोशी के को उसके पद से हटाने के लिए किस व्यक्ति विशेष द्वारा उसका षड्यंत्र रचा गया, तो ये हुआ। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तानिया जोशी का दमन किस के द्वारा किया गया था, तो वहाँ पर पूछा जाएगा कि ये शिवदेव जोशी के द्वारा किया गया था। और इसी बीच अगर हम देखें तो शिवदेव जोशी को काशीपुर आना पड़ा, क्योंकि तराई भाबर की तरफ आना पड़ा, और तराई क्षेत्र में अगर हम देखें तो फर्त्याल नगर कोटिया और बाहरी लोगों को अधिक मंजूरी की मांग, जो मजदूरी थी उसकी मांग करने लगे, और मांग पूरी न होने पर इन्होंने भी विरोध करने के लिए उसको क्या करा, उसका आया कि भैया तुम भी अपनी सैलरी को बढ़ाओ, मजदूरी मांगो। ये कौन था, ये मैंने कहा कि आपसे पूर्व में फर्त्याल थे, और कौन थे दूसरे, कौन थे, मेहरा। ये मेहरा, मारा। इनको आज की डेट में महारा थे, अब इसको मेहरा कहते हैं आज की डेट में ये लोगों को। तो महारा जो थे, तो ये और कहीं ना कहीं फर्त्यालों के बीच कहीं ना कहीं अंदरूनी ये चीज़ें थी, मैंने आपको बताया। तो जब ये जो फर्त्याल थे ये क्या थे, तराई भाबर के क्षेत्र की तरफ ये गए, तो यहाँ जो नगर कोटिया और थे जो फर्त्यालों ने किया, जो नगर कोटिया और साथ ही जो बाहरी लोग थे उनको अधिक से अधिक मजदूरी मांगने के लिए क्या कर, उनको कहा कि भैया तुम अधिक से अधिक मंजूरी मांगो, इतना काम कर रहे हो, और अब मांग अगर ये नहीं मांगते हैं तो क्या करो, आप विद्रोह कर दो। कहीं ना कहीं जैसे यूनियन होता है ना, हमने कई ऐसी मूवियाँ देखी हैं जब हीरो आता है कि हमारे मांगें पूरी करो, अगर हम कंपनी में हड़ताल कर देंगे, तो उसी तरीके से ये भी है। तो उसके लिए विद्रोह के लिए उसको बहुत ज़्यादा आतुर कर दिया उसका। इससे पूर्व अगर देखें, जो शिवदेव जोशी कोई रास्ता निकाल पाता, फर्त्यालों ने उसकी और उसके दो पुत्रों की हत्या कर दी। देखिए, अब क्वेश्चन का भेद यहाँ पर खुलता है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देखिए दो चीज़ें हैं, दो क्वेश्चन यहाँ पर बना रहा हूँ, उसको नोट डाउन करते हुए चलेगा, जिसे करना है करिए, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, सुनते रहो। मैंने कहा
कि जो शिवदेव जोशी की हत्या किसके द्वारा कराएगी? फिर से फर्त्याल। आप फर्त्यालों द्वारा। अब शिवदेव जोशी के दो पुत्रों की हत्या किसके द्वारा कराएगी? सर वो भी फर्त्याल। स्मृति वाले के द्वारा। ठीक है, ये पूछा जाए। अब अब क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कि फर्त्यालों ने शिव शिवदेव जोशी और उनके दो पुत्रों की हत्या किस क्षेत्र में करी? सर हाँ, काशीपुर। वो तराई भाबर के क्षेत्र में इन्होंने किया। तराई का जो क्षेत्र था, तो यहाँ पर धोखे से इनको मार दिया गया था। अब यहाँ पर एक प्रश्न मेरे जहन में कौतूहल मचा रहा है, जहाँ पर हम हत्या के बारे में बात करते हैं तो कोई पूर्व में जो हत्याएं हुई थी उसमें भी मुझे कहीं ना कहीं चीज़ें आ जाती हैं। मुझे ये बता सकती हैं कि यार एक रानी नाम का कुछ एक लक्ष्मीबाई नाम की एक उसके संबोधित किया जाता है, तो उसकी भी हत्या कर दी गई थी। वो किसने हत्या करी थी उसकी? वो नहाने गई थी, नहाते समय उसकी गर्दन कलम कर दी थी। वो कौन था? किसने करी थी गर्दन कलम? सर तीलू रौतेले की थी, पर ये नहीं पता किसने की थी। तो किसने भेजे थे? जिस समय ये प्रतिशोध हो रहा था तो वो हार गई थी, कि थक गई थी युद्ध में। थक गई थी ना, थकने के बाद वो खून से लथपथ हो गई थी। खून से लथपथ होने के बाद वो क्या हुई, नहाने गई। तो नहाने नयार पूर्वी में नयार नहाने गया नदी तो में वहीं गई पर थी ही नहाने उसके के लिए। सर को धड़ से कलम कर दिया। तो बेसिकली ये चीज़ें पूछी जाती है कि उसका सर का कौन सी नदी में उसकी हत्या हुई थी, तो ये आपको पूर्वी नयार नदी में उसकी हत्या कर दी गई थी। तो ये चीज़ें, तो दो पुत्रों की हत्या यहाँ पर कर दी और उसके पिता की भी हत्या कर दी। तो यह देखिए कि कितने बड़ा ये चीज़ें हुई। और यहाँ पर देखिए शिवदेव जोशी की जब हत्या से कुमाऊं राज्य में क्या होते हैं, पूर्ण अपूर्णी क्षति हुई। क्योंकि क्षति क्यों हुई? क्योंकि ये किस तरीके का ये शासक था, बहुत ही शानदार ये शासक था, विश्वसनीय था, धार्मिक प्रवृत्ति का था, और समाज को उच्च कोटि की तरफ ले जा रहा था। आर्थिक स्थिति सुधर रही थी, चाहे वो हर क्षेत्र में ये बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर रहा था। नाम मात्र का जो दीपचंद था, वो तो जो दीपक की अगर हम बात करें, दीपचंद तो एक सिर पे क्या था, एक नाम का मात्र राज्य राजा था, और पूरा बागडोर किसके हाथों में थी? शिवदेव जोशी के हाथों में थी। जब शिवदेव जोशी के ठीक है, हाथों में। इसके हाथों में जब थी, तो जब इसकी मृत्यु होगी तो राज्य को ऐसी स्थिति से बाहर निकाला जब राज्य बहुत ही ज्यादा क्या था, दयनीय स्थिति से गुजर रहा था, नहीं गुजर रहा था। तो जी दयनीय सर। स्थिति से जब ये राज्य गुजर रहा था, तो उस कंडीशन से इस व्यक्ति ने राज्य को बहुत ही ऊपर तक पहुंचा दिया। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि शिवदेव जोशी को मारने के लिए पहले भी बहुत ढेर सारे षड्यंत्र रचे गए। चाहे वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों ने भी बहुत ढेर सारी चीज़ें करी गई थी, करी ना, कि भैया ये अपने कठपुतली बनाने के चक्कर में ये तमाम जी चीज़ें सर। करी गई थी। भैया चंद्रवंश के जितने भी वो थे, कि प्योर चंद्रवंश के जो शासक थे या उनके पुत्र थे, उनके पुत्र के औलाद जो थी, नाजायज संतानों को भी बैठाया गया। तो तमाम चीज़ें थी, तो ये तमाम चीज़ें थी। ठीक है। तो ये अब मुझे बता बता सकते हैं कि बाल्यो कल्याण के बाद कौन राजा बना? कल्याण चंद बना था सर बालो कल्याण बालो के बाद। कल्याण नाजायज औलाद था या फिर क्या था? किसकी नाजायज औलाद था? सर अजीत सिंह की नाजायज औलाद था। ठीक है। तो फिर जाके ये कौन था? ये कल्याण चंद्र कहाँ का था? कौन था? किसका वंशज था? सर ये भी चंद वंश का था, नारायण चंद का वारिस था। ये क्या था? इसकी स्थिति क्या थी? कौन से ये सर ये बहुत ही गरीब था, ये किसान बिल्कुल था। सर किसान था। सही कह रहे हो, किसान। बिल्कुल सही। इसका मतलब हमने जितना पढ़ा है सारी चीजें आपको बाय बाय हार्ट याद है। तो शिवदेव जोशी की जब हत्या हुई, तो कहीं ना कहीं राज्य को बहुत ही बड़ी अपूर्ण क्षति ये हुई, या कहीं बहुत बड़ी क्षति हुई। जिस प्रकार से अभी आपने देखा था, जैसे हमने मनमोहन सिंह के बारे में पढ़ा था, मनमोहन सिंह की डेथ कब हुई थी? 16 दिसंबर। चल, हमने कहा था उनके जब जन्म हुआ था 26 सितंबर को उनका जन्म हुआ था, और 26
हाँ जी सर, हाँ जी, 26 दिसंबर, ठीक है। 26 दिसंबर सर। वो 16 वाला मुझे वो याद रह गए, वो जो तबला अच्छा, वादक थे कोई नहीं। शायद, 14 या 16 हाँ, उनका भी था ना। तो जिस प्रकार से हमारे बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट ये कहें या फिर कहें बहुत बड़े ये बहुत शानदार प्रधानमंत्री का कार्यकाल जिनके ना जिन्होंने हमारे पूरे देश में जी सर। 7 दिन का खाना बचा था और भारत का पूरा सोना आपको इंग्लैंड में गिरवी कर दिया था, तो ऐसी कंडीशन में से भी बाहर किसने निकाला? मनमोहन सिंह अब ने। वही कंडीशन कुमाऊं की भी थी, जब जिस समय यहाँ पर चंद्रवंश की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, बहुत बेहाल थी, स्थिति बहुत गंभीर थी, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पर भी मनमोहन सिंह कौन बना? शिवदेव जोशी बने थे वो। सीधे जोशी बना था, क्योंकि अपूर्ण से हमने कहा कि ये क्या था, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति था, कूटनीति था और साथ ही विश्वसनीय व्यक्ति था, जिससे इसने क्या कहा, कुमाऊं की जो राज्य प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने में अपना बहुत शानदार क्या किया था, सहयोग प्रदान किया था। देखिए, ऐसा व्यक्ति जो बहुत चीज़ों पर क्या था, निपुण था, तो इस व्यक्ति विशेष द्वारा क्या किया गया था, आपके कुमाऊं को पकड़ती पथ पर कहीं ना कहीं उन्नति की ओर इसने अग्रसर करा था, तो कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करा, जो प्रतिष्ठा इसकी पूर्व में थी। ये सारा श्रेय आपके शिवदेव जोशी को जाता है, और इसने अपना पूरा जीवन लगा दिया। उसके बाद उसके आकाश में मृत्यु से राज्य की नीति में कहीं ना कहीं जो राजनीति थी वो शून्य पैदा हो गई। अब हमने देखिए, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा, तो आप अपने आप को इतना ज़्यादा, मुझे 1 मिनट में आपसे क्वेश्चन करता हूँ, पहले मैं आपको देखूँ कौन बच्चा है, उससे क्वेश्चन करता हूँ। हाँ विद्या जी, मुझे ये बताइए, शिवदेव जोशी और उसके 2 पुत्रों की हत्या किसके द्वारा कराई गई थी? सर फर्त्यालों के द्वारा। 1947। आप बता सकती हैं ये किस स्थान पर इनकी हत्या करा दी गई थी? सर काशीपुर में के तराई क्षेत्र में। हम्म, मैं ये पूछ आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये थोड़ा 1947 जो है, चलिए नवीन जी, समझ में आ रहा है आपके? देखिए, यहाँ पर क्या कहा, हमने कहा कि भैया जब ये मृत्यु हुई तो कहीं ना कहीं राजनीति में कहीं ना कहीं विराम लग गया, शून्य पैदा हो गया, जिसका परिणाम क्या हुआ, षड्यंत्र और राजनीति, हत्याओं और असुरक्षा राज्य के रूप में सामने आया। क्योंकि मैंने आपसे पूर्व में ही कहा था कि राज्य के अंदर क्या चल रहे थे, षड्यंत्र चल रहे थे, षड्यंत्रकारी थे नहीं, कहीं ना कहीं हमने ये भी मैंने कहा कि कहीं ना कहीं एक ज्वालामुखी धधक रहा है, जो वक्त बेवक्त कहीं ना कहीं वो फटेगा। तो निश्चित रूप में 2 पुत्रों की हत्या के बाद, पिता की हत्या के बाद ये कहीं ना कहीं फट गया। तो इसका परिणाम क्या हुआ, षड्यंत्र, जो षड्यंत्रकारी थे, जितने भी षड्यंत्र हुए, राजनीतिक हत्याओं की अगर बात करूं, और साथ ही असुरक्षा राज्य के रूप में सामने आए। अब राज्य में कैसा माहौल हो गया, डर का। डर, असुरक्षा का भाव सामने आया। तो एक एक करके दीवान परमानंद बिष्ट, रानी मंजरी, जय किशन, राजा दीपचंद्र और उसके पुत्र उदय और सुजान की हत्या करा दी। अब आप देखो, हम जो डिस्कस कर रहे हैं अभी, ये इंदु जी आप मत बताइएगा, हम जो डिस्कस कर रहे हैं 1947, मुझे बता सकते हैं हम किस पे डिस्कस कर रहे हैं? चलिए तुम हट जाओ, प्रिया आप बताओ बेटा, हम जी डिस्कस सर। किस पे चंद्रवंश पे डिस्कस चल रहा है। चंद्रवंश का जो अंत हुआ था किस प्रकार से हुआ था, और जो गोरखा आक्रमण मतलब कैसे हुआ था उस पे। अच्छा, चलिए ठीक है। तुम्हारी तबीयत हमेशा ही खराब रहती है, स्वस्थ भी रहोगी कभी नहीं रहोगी? सर थोड़ा आजकल बहुत। चलिए, यहाँ पर देखिए कि हमने ये कहा कि हम जो चंद्रवंश का पतन के बारे में बात करें, पतन किस तरीके से हुआ। पतन
अभी तक जितने भी अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इतना डीप नहीं पढ़ा होगा कि पतन कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ। तो आपने बेशक पढ़ा होगा कि महत्वपूर्ण चीज़ें वन लाइनर क्वेश्चन परीक्षावाणी में पढ़ा होगा, तो वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ा होगा। अगर वन लाइनर क्वेश्चन अगर आप पढ़ लीजिए, आप इससे थोड़ा नीचे पढ़ लेते हैं, जैसे हम कहते हैं ज्ञानचंद के बारे में आप पढ़ लोगे, वो एक आध क्वेश्चन और साथ ही रुद्रचंद के बारे में पढ़ लोगे, या फिर बालो कल्याण के बारे में पढ़ लोगे, या फिर जो कल्याण चंद के बारे में पढ़ोगे, दीपचंद के बारे में पढ़ोगे, या फिर शिवदेव जोशी के बारे में पढ़ोगे, तो उसमें वन लाइनर क्वेश्चन। अब इनके जीवन काल में क्या चीज़ें हुई, अगर वहाँ से क्वेश्चन उठता है तो उस टाइम पर फिर क्या होता है, हम उन प्रश्नों का क्या करते हैं, प्रत्युत्तर नहीं दे पाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे लिए घातक हो जाती हैं। तो जब हम बहुत डीपली पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो जाती है। इस परीक्षा में नहीं तो अगली परीक्षा में वो हमें कहीं ना कहीं उसका सफल अंकन देखने को मिलता है। तो यही चीज़ें हम आपके सामने रखा कि भैया गर्त की तरफ जो चंद्रवंश जो फल फूल रहा था, अपने समय में बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क कर रहा था, आज क्या है उसकी दयनीय स्थिति हो गई है और राज्य में छंद विछंद हो गया और हत्याओं का सिलसिला राज्य में बढ़ता चला गया है और षड्यंत्रकारी नीतियां वहाँ पर प्रबल तौर पर अपना मुंह खोले बैठी है और असुरक्षा का भाव राज्य में कहीं पर भी ये नहीं है कि हम सुरक्षित हैं। हर हमेशा एक डर का भाव हमें देखने को आता है। और जितने भी इस राज्य में जो दीवान थे, जो राजा महाराजा थे, जो उनके बड़े बड़े पदों पर जो बैठे थे, धीरे धीरे करके षड्यंत्रकारियों ने और राजनीतिक हत्याओं की जब हम बात करते हैं तो परमानंद जैसे बिष्ट की हत्या कर दी गई, रानी मंजरी की हत्या कर दी गई, जय किशन की हत्या कर दी गई। जय किशन कौन था? सर इसका बेटा था, शिवदेव ठीक जोशी है, का। तो इसकी हत्या कर दी गई। और राजा दीपचंद्र, ये दीपचंद्र का तो हमने ज़्यादा कुछ चीज़ें देखी नहीं कि इसने तमाम चीज़ें कर, बस हमने यही देखा कि अगर वो भी जो युद्ध हुआ वो भी कहीं ना कहीं जो गढ़वाल नरेश जो प्रदीप साहब को जो हराया था वो कहीं ना कहीं शिवदेव जोशी के माध्यम से हराया। तो कहीं ना कहीं हमने इतना पढ़ा तो दीपचंद्र का कुछ ज़्यादा हमने कारनामे नहीं देखे कि ये राजा बहुत ही शानदार तरीके से इसने अपना शासनकाल करा होगा। तो ये भी मरा और इसका जो पुत्र था, पुत्र उदय भी मरा और साथ ही सुजान की भी हत्या कर दी गई। शिवदेव के अगर मैं कहूँ उत्तराधिकारी के तौर पर हर्षदेव जोशी को कैद कर लिया गया। हमने पुत्र था, पूर्व में आपने इस पे प्रकाश भी डाला था इंदु जी आपने कि हमने ये कहा था कि हर्षदेव जोशी कौन है। हर्षदेव जोशी जो शिवदेव जोशी का उत्तराधिकारी के रूप में ये नामित हुआ, पुत्र के रूप में भी। तो ये जो था हर्षदेव की एंट्री हो गई, ये देखिए इसको कैद कर लिया गया। आप देखोगे तो हर्षदेव जोशी बहुत दफे कैद हुआ नहीं हुआ। अगर आपने पढ़ा हो कुमाऊं का, जी सर, कुमाऊं का क्या कहा गया है हर्षदेव जोशी को? चाणक्य की संज्ञा इसको दी गई है। तो बहुत तेज दिमाग का व्यक्ति था, बहुत ज्यादा शातिर व्यक्ति ये था, ब्राह्मणों के पक्षधर था, अपने समाज को सपोर्ट करने वाला, अपने समाज के उन तमाम लोगों को उच्च पदों पर आसीन करने के लिए कहीं ना कहीं राजा की हसरत ये पाले हुए मन में था। कहीं ना कहीं मैं वो गढ़वाल और कुमाऊं के संपूर्ण राज्य पर अपना एकाधिकार स्थापित करूं, ये इस टाइप का व्यक्ति था। तो अभी तो ये कैद कर लिया गया। तो इस प्रकार से कुमाऊं की गद्दी का कोई भी वैध उत्तराधिकारी नहीं रहा। जब उत्तराधिकारी नहीं रहा तो हम क्या समझे यहाँ पर, चंद्रवंश का क्या माने? समाप्त, पतन। अगर वारिस होता तो थोड़ा सा और आगे बढ़ता चंद्रवंश। तो जब हम बात करें दीपचंद्र की हत्या हो गई, उसके पुत्र की हत्या हो गई, उसके दूसरे पुत्र की हत्या हो गई, शिवदेव की 2 पुत्र की हत्या हो गई, उत्तराधिकारी के तौर पर एक व्यक्ति विशेष था हर्षदेव जोशी, ले भैया उसको भी कैद कर लिया गया। तो अब क्या हुआ, चंद्रवंश का कोई उत्तराधिकारी नहीं रहा, खत्म। अब यहाँ से देखते हैं, अब यहाँ से षड्यंत्रकारी और चीजें होंगी, देखिएगा। इसके बाद इसके पीछे की कुटिल मस्तिष्क से मोहन सिंह नामक आदमी था। ये सारा कारनामा, ये जो षड्यंत्र हत्याओं के जो मास्टरमाइंड था वो कौन था? मोहन सिंह नामक व्यक्ति था। बैटन ने उसे दीपचंद्र के चचेरे भाई का जाली उत्तराधिकारी कहा।
अब देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा बेटा, किस व्यक्ति द्वारा दीपचंद के चचेरे भाई के रूप में जाली उत्तराधिकारी के रूप में नामित करा? किसको? सर दीपचंद, इसको मोहन सर सिंह को। मोहन सिंह को। क्वेश्चन बना, मोहन सिंह को दीपचंद के चचेरे भाई का उत्तराधिकारी के रूप में किसने कहा? जाली बैटन ने। कहा, बैटन हो सकता था। तो क्वेश्चन ये बना। और अगर हम देखें स्थानीय परंपरा जो रही है, जो स्थानीय तौर पे जो चीज़ें चलती है कालांतर से, जो स्थान दर स्थान जो गांव घर में जो ये परंपरा जो चली है, उसके आधार पर अगर हम देखें, सिमल खां से संदिग्ध जो रौतेला का वंशज ये वंशज था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोहन सिंह किस वंश से ताल्लुकात रखता था? रौतेला। सिमल खां से संबंध जो संदिग्ध ये था रौतेला वंश का, ये माना जाता है। और साथ ही अगर हम देखें, आप आपके यहाँ पर देख पा रहे होंगे, वहाँ की जो रानी श्री रंगर मंजरी, या कि हम जिसे कहते मंजरी, रानी मंजरी के रूप में हमने इसको जाना था, उसकी मदद से सेनापति ये बना। और किंतु अधिक दिनों तक रानी का ये चहेता ना रह सका और षड्यंत्र के माध्यम से इसने क्या करा, वो राज्य का सर्वनाश का ये कर बैठा। देखिए हमने यहाँ पर आपको एक यहाँ पर पढ़ाया था कि भैया, हमने यहाँ पर एक देखो रानी मंजरी आ गया यहाँ पर। अब रानी मंजरी का वफादार सेनापति कौन था? सर ये मोहन सिंह, ठीक है ना, ये था सेनापति था। और क्या क्या करा इसने, क्या किया इसने? षड्यंत्र रचे। जी सर। अधिक दिन तक क्यों नहीं रहा? रानी का चेहता अधिक दिन तक क्यों नहीं रहा? रानी को इसकी करतूतों के बारे में पता चल गया होगा, चला होगा ना। हम किसी पर विश्वास कब तक करते हैं? हम किसी पर विश्वास हम ट्रस्ट हम किसी पर कब तक करेंगे? जब तक वो हमारे काम का है सर, जब तक हमारी उसमें जब तक वो हमारे आशंकाओं पर खरा उतरे, है ना, जब तक हमारा वो विश्वास पात्र रहे। जी सर। अब ये नहीं कि आपके कोई ऐसे फ्रेंड होंगे कि आपके साथ भी रहे होंगे, आपके दुश्मनों के साथ भी बराबर हैं, तो आपको लगता है कि मेरे पक्षधर है, मगर आपके दुश्मनों के प्रति भी वो बहुत ज़्यादा सजग हैं। तो ऐसे व्यक्ति को सही समय पर अगर पहचान लिया जाए, अगर उसका फन को कुचल दिया जाए, तो आगे आपके लिए मुसीबत खड़ी नहीं करेगा। तो अगर रानी ने उसी समय इसका फन कुचल दिया हो जाता तो रानी आज जिंदा रहती। तो कहीं ना कहीं षड्यंत्रों के मध्य से राज्य का कहीं